हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। मेरा नाम है चंद्रगुप्त और आप देख रहे हैं एयरबस बॉयज़। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था बर्नौली थ्योरम क्या होता है और उसका इक्वेशन क्या होता है, और साथ ही साथ हमने देखा था कि एल्टीट्यूड के साथ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर को लाने की क्या ज़रूरत थी, और साथ ही साथ हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। बने रहिए वीडियो में। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो आप हमारे यहाँ आरटीआर। अगर आपको आरटीआर की तैयारी करनी है तो आरटीआर का भी वीडियो हमारे पास है। आप कोई भी मॉड्यूल का आपको कोई मॉड्यूल तैयार करना है उसका भी हमारे पास वीडियो है। एंड आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो इंटरव्यू के लिए भी हमारे पास एक प्लेलिस्ट है। तो मैं सारे प्लेलिस्ट का और जो मॉडल्स के जो हैं वो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो प्लीज़ जाके चेकआउट करो। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। X-ray runway 7, hold correction runway 12, hold short runway 7, beam return. Roger that. तो वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो थिन लेयर होता है जो कि एयर से बना होता है और वो हमारे सराउंडिंग में होता है। अब एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस होती हैं, कई सारे गैसेस के कॉम्बिनेशन होते हैं एटमॉस्फेयर में। जैसे 78% आपका नाइट्रोजन हो गया, 21% हो गया ऑक्सीजन, एंड 1% में सारी गैसेस आती हैं जितने भी आपने गैसेस सुने होंगे। जैसे CO2 हो गया, ठीक है, ऑर्गन हो गई गैसें, SO2 हो गया, जितने भी गैसेस हैं रेस्ट वो सारे 1% में आते हैं। अब हमारे एटमॉस्फेयर को कई लेयर्स में डिवाइड किया गया है। इस बुक की बात करूँ तो इस बुक में राइटर ने मोस्ट कॉमनली चार लेयर में डिवाइड किया है। अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, कई सारे लेयर्स अभी आपको और मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा हमारा आता है आयनोस्फेयर, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एक्सोस्फेयर। तो अब मैं बताऊंगा इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अब हम देख लेते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या होता है। तो ट्रोपोस्फेयर ग्राउंड सरफेस से अप टू 11 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर होता है। उसके जस्ट ऊपर होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। अब इन दोनों लेयर्स को मिलाने वाली इन दोनों लेयर के बीच का जो इंटरफेस होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। उसके के बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब ट्रोपोस्फेयर हो गया, उसके बाद आपका ट्रोपोपॉज आया, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आएगा स्ट्रेटोपॉज, देन आएगा आपका आयनोस्फेयर आएगा, उसके बाद आपका आएगा एक्सोस्फेयर, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन आता है वो आता है मार्क द करेक्ट आंसर। तो आपको हर एक पॉइंट याद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो हमारे टेम्परेचर होते हैं उनका जो लैब्स होता है, उनका जो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होते हैं वो एक रेट से इंक्रीज़ होता है जिसको लैब्स रेट बोलते हैं, जो कि होता है -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पर 1000 मीटर पे आपका -6.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कम होते जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि वो एटमॉस्फेयर का वो कौन सा पोर्शन है जिसमें टेम्परेचर जो है वो घटता है। टेम्परेचर कौन से पोर्शन में घटता है, कौन से पोर्शन में कांस्टेंट होता है, कौन से पोर्शन में इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका साफ साफ आपको आंसर जो है आपके बुक में मिल जाएगा मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, सेम वही। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर जो कि है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत देखो इसलिए पड़ी क्योंकि जितने भी हमारे कैलकुलेशन होते हैं एयरक्राफ्ट के वो एक फिक्स्ड होना चाहिए। अगर वो फ्लेक्सिबल होता रहेगा तो हमें चांसेस हैं कि एरर होगा और चांसेस है कि इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो सकता है फ्यूचर में। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपका जो प्रेशर होता है वो वेरी करता रहता है। आप सपोज़ करो कि आप दो एयरक्राफ्ट हैं आमने सामने बिल्कुल, ठीक है। एक एयरक्राफ्ट ने सी लेवल के रेफरेंस में अपनी हाइट बताई। अब होगा ये कि सी लेवल पे जो रेफरेंस है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब सपोज़ करो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो गया, तो हमारा प्रेशर क्या होगा? हमारा प्रेशर दिखाएगा कि ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरे वाले का सपोज़ करो कि जो वैल्यू है वो अलग है, तो उसके में कुछ और हाइट दिखाएगा। तो अब इससे होगा क्या कि जो वैल्यू हमारी आएगी वो थोड़ी इनकरेक्ट होगी। अब आप ही सोचो कि दो लड़के हैं, उनकी हाइट नापनी है आपको और वो इवन सरफेस में नहीं है, तो क्या आप उनकी करेक्ट हाइट बता सकते हो? अब दोनों के बीच का जो हाइट डिफरेंस है वो बता सकते हो आप? कभी नहीं बता सकते, क्योंकि किसी भी हाइट को नापने के लिए एक रेफरेंस जो होता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए।
आप भी 0 से स्टार्ट करो, मैं भी 0 से स्टार्ट करता हूँ, तब जाके आपकी जो हाइट आएगी वो एक्चुअल आएगी। अब सपोज़ करो कि वो 10 मीटर ऊंचाई पे है और ये 0 पे है, तो इनके बीच का कैसे आपको पता चलेगा कि कितनी हाइट है किसकी? तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड लाया गया, कि इस स्टैंडर्ड से ही आपको सब कुछ मेज़र करना है। अगर कोई टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में आप हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस लिखोगे, 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर होगा तो 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसी के रेफरेंस से आप सारी मेजरमेंट जो है वो आप एयरक्राफ्ट की लोगे। तो ये कारण था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर लाने का। तो दोस्तों देखो, यही रहा हमारा ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, और स्ट्रेटोस्फेयर, और इसके बीच का जो इंटरफेस होता है उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। अब इसमें आगे ये बोल रहा है कि जो लैप्स रेट होता है और हाइट जो होता है ट्रोपोपॉज का वो वेरी करता है विद लेटीट्यूड, ठीक। अब ये देखो, यहाँ पे आपको एक चार्ट मिल जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सी लेयर है। तो इतना क्लियर इसमें है नहीं, मैं एक फेपी लगा दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें याद करने वाली बात ये है कि आपको सी लेवल पे ये जो आप देख रहे हो यहाँ सी लेवल बीचों बीच, यहाँ पे सी लेवल पे आपको सारी रीडिंग आपको याद होनी चाहिए, और आपका जो यूनिट होता है वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखो, यही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। तो इसको लाने का बस यही कारण था कि हमारी जो रीडिंग होनी चाहिए, जो हमारे वैल्यूज़ होने चाहिए, जो काउंटिंग के लिए हम वैल्यू लेते हैं, वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो अब देखो, इंटरनेशनल जब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर लाया गया तो इसमें बोला गया कि हमेशा जब भी आपसे बोला जाए कि सी लेवल पे कितनी होगी, सी लेवल पे टेम्परेचर कितना होगा, तो आपको हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस बोलना है। और प्रेशर के बारे में बोला जाए तो आपको प्रेशर हमेशा जो यहाँ पे लिखा है वही आपको बोलना है, ठीक है। ये रेफरेंस एक हो गया। हालांकि कभी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा, अब अगर आप सी लेवल पे जाके देखो तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो 16 भी हो सकता है या 14 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के आने के बाद हमें हमेशा सी लेवल पे कितना बोलना है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो यही फ़ायदा हुआ कि अब हमारी जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेट आएगी, ठीक है। तो अब हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी 2 लेयर के बीच में लगने वाले इंटरनल रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे विस्कोसिटी हमारा लिक्विड में भी होता है और हमारा एयर में भी होता है। अब ये एयर और लिक्विड जो होता है ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। अगर बात करें हम लिक्विड की, तो लिक्विड के केस में ये होता है कि जैसे ही हम हीट देते हैं तो दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फ्लोबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब वो स्पीड से फ्लो करेगा। जैसे सीरा अगर आप जानते हो, जो चीनी का जो सीरा बना होता है, अगर उसको जब आप गर्म करते हैं तो वो थिन होते जाता है, वो पतला होते जाता है और उसकी जो फ्लोबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। बट एयर के केस में जस्ट अपोजिट होता है। अब एयर के केस में क्या होता है कि एयर में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो 2 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर में वो आपस में क्या करते हैं, बम्बार्डिंग करने लगते हैं, जिसके वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है एयर में, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलने लगता है, ठीक। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि विस्कोसिटी एयर की अपोजिट होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, ठीक है। हाँ देखो, अब हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा विंड्स एंड अप एंड डाउन करेंट्स। ये क्या होता है? तो देखो, ये बात सच है कि कभी भी जो हमारा एयर होता है वो हमेशा फ्लो करता है हाई टू लो, ठीक है। एयर जो हमारा फ्लो करता है वो हाई टू लो की तरफ फ्लो करता है, और इसके बीच में जो कुछ भी आता है ये उसको भी उड़ाने की कोशिश करता है, अपने साथ में ले जाने की कोशिश करता है। इसीलिए जब कभी भी तूफान आता है तो क्या होता है कि हाई प्रेशर कहीं होगा और कहीं एकदम लो प्रेशर हो जाएगा, तो उसके बीच में जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी पेड़ पौधा बिल्डिंग जो कुछ भी आएगा वो सब उस स्पीड से उसकी तरफ चले जाएंगे। उस एयर में क्या होगा कि वो कोशिश करेगा एयर कि हम भी इसको साथ में लेके जाएं। अगर ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया और एक तरफ ज़्यादा हाई हो गया तो फिर अगर आपका पेड़ जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया, उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, तो वो उड़ के चला जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखना कि एयर जो होता है वो फ्लो करता है हाई टू लो की तरफ, ठीक है। तो इसमें देखो आगे एक लाइन लिखी है कि ऑन द अर्थ सरफेस, देखो ये लिखा है ना, ऑन द अर्थ सरफेस।
अर्थ सरफेस पे क्या होता है कि यूजली जो हमारी वेलोसिटी होती है वो हॉरिजेंटल फ्लो करती है। जी हाँ, बिल्कुल हॉरिजेंटल फ्लो करती है। लेकिन जब हम फ्लाइंग करते हैं थोड़ी सी ऊपर ऊंचाई पे जब जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमें अप करंट मतलब अचानक से एक वर्टिकल एयर देखने को मिलता है। वो किस वजह से होता है? तो उसका कारण ये होता है कि जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं सबसे पहले तो एयर हमारा हॉरिजेंटल जा रहा है। जैसे ही हमारी बिल्डिंग से टकराएगी ये एयर जो हो जाएगी वो वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, एयर क्या हो जाएगी? वर्टिकल हो जाएगी। अब वर्टिकल हो जाएगी तो जब पायलट जब ऊंचाई पे जब चल रहा होगा तो उसको एक सडन हवा का झोंका आएगा नीचे की तरफ, वर्टिकल फ्लो आएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर आप लेह लद्दाख में जाते हो तो लेह लद्दाख में जैसे ही आप पहाड़ी की चोटी पे चले जाते हो तो वहाँ पे एक अपकरंट ऊपर की तरफ आता है, एक फ्लो आता है। ठीक है, वहाँ पहाड़ियों से टकरा के एयर क्या होती है? ऊपर की तरफ मूव होने लगती है, जिसकी वजह से अपकरंट्स मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। अब देखो होता ये है कि अभी तक आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं हमारा टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होने लगता है। लेकिन इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर में होता ये है कि टेम्परेचर हमारा घटने की जगह टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब वो क्यों बढ़ता है? वो बढ़ता है आपका यहाँ पे देखो कॉज लिखा है कि जो हमारा सन जो होता है, एक मिनट, ये जो देखो यहाँ पे लिखा है कि द सन हीटिंग द इम्पोर्ट। तो सन क्या करता है? सन की जो धूप पड़ती है वो क्या करती है कि वहाँ के पर्टिकुलर एरिया को जो होता है वो गर्म कर देती है। ठीक है, जिसके वजह से हमारा टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। अब नीचे की तरफ आएँ तो हम देखें कि विंग ग्रेडियंट क्या होता है। तो देखो इसमें भी बोला है कि जो इवन व्हेन द सरफेस ऑफ ग्राउंड इज़ कम्प्लीटली फ्लैट, तो जो हमारा ग्राउंड होता है वो फ्लैट लगभग फ्लैट होता है। ठीक है, और विंड इज रिटार्ड नियर द ग्राउंड बाई रफनेस ऑफ सरफेस। तो नीचे जो हवाएं बहती हैं, जो एकदम बिल्कुल ग्राउंड पे जो हमारी हवाएं होती हैं वो रिटार्ड मतलब रुक जाती हैं। किसके वजह से? जो अनइवन सरफेस हो जाए, जैसे घास हो गए, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जो ये सब हो गए, इनकी वजह से एयर जो होती है वो रिटार्ड हो जाती है। और होता ये है कि उनके ऊपर भी जो सक्सेसिव लेयर हैं वो भी क्या करती हैं? उनको दबाने की कोशिश करती हैं, जिसके वजह से क्या दबाने की कोशिश का मतलब कि उनके ऊपर जो लेयर होती हैं वो भी विस्कोसिटी के कारण उसको रोकने की कोशिश करती हैं। तो देखा ये जाता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं विंड का जो स्पीड होता है वो तेज़ हो जाता है। और ये आपको दिखाई भी देगा। आप सपोज़ करो कि जैसे आपको अगर इसको फील करना है तो बड़ी इमारत की जो बिल्डिंगें होती हैं, अगर आप उतने ऊंचाई पे चले जाओ तो आपको ज़्यादा एयर फ्लो मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड। आपको नीचे हवाएं कम चलेंगी, लेकिन आप जैसे ही ऊपर ऊंचाई की तरफ जाओगे तो आपको हवाएं जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से चलते हुए फील होगा। ठीक है, इसी फिनोमिना को बोलते हैं विंड ग्रेडियंट। मीन्स कि ग्राउंड पे जो हमारा अर्थ पे जो है, अर्थ सरफेस पे हमारा जो एयर है वो बिल्कुल रिटार्ड हो जाता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। यही एक कारण है कि हमारे जो एयरपोर्ट के जो अगल बगल की जो एरिया होते हैं वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होती है कि आपको बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि एयर जो है वो ग्राउंड पे हमें सफिशिएंट नहीं मिलेगा। और सफिशिएंट नहीं मिलेगा तो हमारा टेक ऑफ करने के टाइम पे सफिशिएंट एयर नहीं मिलेगा, और सफिशिएंट एयर नहीं मिलेगा तो जिसकी वजह से हमें लिफ्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक कारण होता है जिसके वजह से बोला जाता है कि बिल्डिंग्स ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी है। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं होती। आप भी एयरपोर्ट पे कभी भी आप देखिएगा। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है। तो ये हो गया हमारा विंग ग्रेडियंट। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी एरोडायनेमिक्स देने वाले हैं इस बार, जिनका फंडामेंटल अभी क्लियर नहीं है, उनको ये आप सीरीज़ जो है हमारी वो सजेस्ट करिएगा। और प्लीज़ अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद।